अब देखो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा और ये है हैलो एरीन्स। ओके, तो देखो बच्चों, इससे पहले हैलो एरीन्स पर एक लेक्चर हम बना चुके हैं। आज हम जो हैलो एरीन्स का रिमेनिंग पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, उसी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, हैलो एरीन्स में एक मैकेनिज्म आती है, बेंजाइन मैकेनिज्म। आज मैं पहले उसको डिस्कस करूंगा, फिर आगे बताता हूं आपको। ठीक है, बेंजाइन mechanism of nucleophilic substitution। समझ गए बच्चों, आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक मैकेनिज्म आती है, और ये है क्या बच्चों? बेंजाइन मैकेनिज्म। तो देखो क्या होता है बेंजाइन मैकेनिज्म में। पहले तो मैं ये रिएक्शन बता दूं कि ये है हमारे पास क्लोरोबेंजीन। ठीक है, मैं इसमें इस तरह से यहां पर एक डॉट लगा दूं कलर। यहां पर रिएक्शन है NaNH2 की अमोनिया की प्रेजेंस में। ठीक है, इस तरह से। तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि दो प्रोडक्ट दिखाई देते हैं हमें। एक तो जहां पर ये था क्लोरीन, वहीं पर एक इस तरह से, और एक ऐसा दिखोगे आप जहां पे NH2 दिख रहा है, वो उस क्लोरीन की इस बीटा पोजीशन पे दिख रहा है। मीन्स एक प्रोडक्ट हमें ये दिख रहा है और एक प्रोडक्ट ये दिख रहा है। ये प्रोडक्ट लगभग 53% बनता है, जबकि ये 47। मीन्स यहां पर ये क्या है? मेजर प्रोडक्ट है। और इस तरह से यहां पर NaCl रिमूव हो गया। ठीक है, अब आता है कि ये जो दो प्रोडक्ट बने हैं ये कैसे पॉसिबल हुए। ठीक है, एक तो वहीं का वहीं NH2 अटैक कर रहा है जिसमें क्लोरीन था, और एक इस तरह से आप देख रहे हैं कि बीटा पोजीशन में भी दिख रहा है। इसे बोला जाता है फर्स्ट वाले का जो सब्स्टिट्यूशन है, और ये है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। समझ गए बच्चों? और ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसे बोला जाता है सिने सब्स्टिट्यूशन। इस तरह से कि उसकी ये अल्फा पोजीशन थी और ये है बीटा, तो बीटा में भी सब्स्टिट्यूशन, और ये एक मेजर प्रोडक्ट बन रहा है इस रिएक्शन। आखिर ऐसा कैसे हुआ? तो देखो, इसके लिए इन दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक बेंजाइन मैकेनिज्म दी गई है। वो कैसे दी गई है? देखो कि ये है हमारे पास, ठीक है, यहां पर हम समझें कि ये है क्लोरीन। ओके, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये है, और यहां पर है H। यहां पर आया NH2 माइनस, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है ये। तो ये क्या करता है कि जो बीटा पोजीशन का प्रोटॉन है उसको रिमूव करता है, और ये बॉन्ड जो है कुछ समय के लिए पहले तो यहीं पे रहेगा नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, और यहां पर ये आ गया ऐसे कंडीशन, यहां पर Cl और यहां पर रहा नेगेटिव चार्ज। यहां पर क्या रिमूव हो गया बच्चों? NH3। अब ये बहुत हाईली अनस्टेबल होता है। अब ये बॉन्ड यहां आता है तो ये निकल जाता है बच्चों। ठीक है, और कुछ समय के लिए एक इंटरमीडिएट बनता है, इसको बोलते हैं, और प्लस ये Cl माइनस निकल गया, इसको बोलते हैं क्या बच्चों? बेंजाइन। क्या है ये? बेंजीन और आयन। आयन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो गया क्या? बेंजाइन। इस तरह से आपने देखा कि ये जो कार्बन है इसको मैं इस तरह से इंडिकेट कर दूं पहले यहां पे, तो ये बेंजाइन है, और ये बेंजाइन बहुत ही एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। क्या है बच्चों? ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट। समझ गए ना? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बनने वाला ये। अब यहां पर क्या होता है बच्चों कि ये जो क्लोरीन निकला है, ये क्लोरीन टोटली यहां से अभी हटता नहीं है। मतलब यहां पर कुछ समय के लिए क्लोरीन इस तरह से बॉन्डेड है। इसको बोला जाता है आयन पेयर इफेक्ट। समझ गए ना? क्योंकि यहां कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा ना, पॉजिटिव चार्ज।
बाद में ही बेंजाइन आती है। और अब क्या होगा कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कि यह हम न्यूक्लियोफाइल क्या ले रहे हैं यहाँ पर NH2, तो NH2 जब अटैक करेगा, ठीक है, तो दो कंडीशन बनती हैं। एक तो यहां से यहां अटैक कर सकता है, एक यहां पर अटैक करेगा। अब आप सोचो कि ये R1 रेट है और ये क्या है, R2 रेट है, तो यहां पर क्या होगा, जो R1 है ना वो ज्यादा होगा R2 से। तो इस तरह से आपने देखा कि जो अल्फा पोजीशन है और ये क्या थी, बीटा पोजीशन, इसमें से जैसे ही दो प्रकार के फिर एनाइन बन जाएंगे बच्चों। देखो यहां पर अगर NH2 यहां ऐड होगा, ऐसे, समझ गए ना, तो आप देखोगे कि अब यहां पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ओके, और ये ज्यादा बनेगा। और प्लस अगर हम इसको देखें कि यहां पर अटैक कर रहा है, कि यहां पर क्या ऐड अटैक कर रहा है, NH2, तो यहां पर निगेटिव चार्ज आएगा। बस इसके बाद तो ये ज्यादा है, ये क्या होगा बच्चों, मोर स्टेबल है, या हम कहें कि लार्ज अमाउंट में बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर R1 ज्यादा है और R2, तो यहां पर जो पहले वाला R2 वाला देखोगे, वहां क्लोराइड और NH2 माइनस के बीच में एक प्रकार का रिपल्सन होता है। ये रिपल्सन ही इसको यहां अटैक करने से रोकता है, तो ये मेजर हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, माइनर। बस फिर यहां पर जैसे ही अमोनिया आएगी, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो प्रोडक्ट दिखेंगे, समझ गए ना। एक प्रोडक्ट ये है कि यहां पर अब यहां जो है अमोनिया अटैक करेगा, तो इसका प्रोटॉन यहां ऐड हो गया, यहां तो ये है NH2, इस तरह से, और रिएक्शन कंप्लीट हो गई। और एक ये प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें आप देख रहे हैं कि NH2 यहां जुड़ा दिखेगा और H यहां पर है। तो ये जो है दूसरे नंबर का, या ये वाला जो कंपाउंड दिख रहा है, ये वाला, यहां पर यही क्या दिखता है, मेजर, मतलब ये 53%, जबकि ये माइनर हो गया और ये हो गया 47%। तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है बच्चों, सिने सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, कि जिस कार्बन में वो ग्रुप था उसी में आके NH2 जुड़ गया, तो ये है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो पहले एलिमिनेशन हुआ है, ठीक है, और फिर इस तरह से दूसरे ग्रुप ऐड हो गया आके। तो यहां तक बात समझ में आ गई अच्छे से कि यहां पर जो बेंजाइन मैकेनिज्म है, इसमें ये वाला जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जहां पर NH2 जो है उसकी बीटा पोजीशन में दिख रहा है, वो ज्यादा दिख रहा है, तो इसका रीजन है इसका आयन पेयर इफेक्ट। और इस तरह से आपने देखा बेंजाइन मैकेनिज्म। तो अब यहां मैं समझता हूं अच्छी तरह से क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा, इसी में एक और इफेक्ट आता है बच्चों, कि अगर मान लिया जाए कि यहां पर कोई ग्रुप लगा हो। अब इसमें देखो यहां पर एक और इफेक्ट बता दूं, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ बेंजीन इन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। तो देखो बच्चों, यहां पर एक ऐसा लेते हैं कि यहां पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है, जैसे यहां Cl है, ये है H, है ना, ये डबल बॉन्ड है और ये है। यहां पर सपोज OR जोड़ दिया जाए, जिसका -I इफेक्ट है, ठीक है बच्चों, और एक जोड़ा जाए यहां पर CH3, इस तरह से, जिसका Cl जो है, इसका जो है +I इफेक्ट है, समझ गए बच्चों। और इसका अब यहां देखो, यहां पर जब NaNH2 आएगा, है ना, तो यहां पर आप देखोगे कि जो बेंजाइन बनी वो ऐसे हो जाएगी। मैं डायरेक्ट बेंजाइन बना देता हूं बच्चों, है ना, और इसमें भी NaNH2 आएगा, ये है, तो इसमें भी क्या बना, बेंजाइन, कि यहां पर क्या ऐड हो गया, CH3, और इस तरह से ये दोनों में बेंजाइन बनी। अब आता है कि जब फिर NH2 अटैक करेगा यहां पे, और यहां NH2 अटैक करेगा,
तो क्या होगा देखो कि ये जो निगेटिव चार्ज है, मतलब आप देखोगे कि यहां पर, पहले मैं ये बताऊं कि ये इसका इंडक्टिव इफेक्ट, आप ऐसे देखो कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसका और इसका, तो ये तो अपनी तरफ खींच रहा है, और इसका इंडक्टिव इफेक्ट सॉरी यहां पर ऐसे आएगा। ठीक है, कि ये जो ग्रुप जुड़ा है ये इस तरह से इसको अंदर की तरफ धक्का देगा। ठीक है, अब जब ऐसा होगा तो सोचो, पहले मैं इनका NH2 अटैक ना कराऊं, पहले मैं देखूं कि कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल है। तो जब ये, तो ये इधर खिसक जाएगा, सोचो, और ये इधर खिसकेगा, तो दोनों में देखो आप कि यहां पर OR आएगा। ठीक है, और यहां पर अगर देखोगे तो यहां माइनस आ जाएगा। समझ गए बच्चों कि यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस, और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक इसी तरह से यहां पर देखो आप कि यहां पर जब आप CH3 रख रहे हैं तो यहां पर माइनस और यहां पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। बस अब आप सोचो कि यहां पर जब NH2 अटैक करेगा और यहां पर जब NH2 अटैक करेगा, ठीक है, और H प्लस की बात करें, यहां पर भी H प्लस और अटैक करेगा, तो इसका जो प्रोडक्ट आपको दिखेगा OR का, यहां पर तो H दिखेगा और यहां पर क्या दिख रहा है आपको, NH2। ये हुआ ना कि इसने अपनी तरफ माइनस को खींच लिया, तो NH2 इस तरह अटैक कर गया। और यहां पर देखो आप कि यहां पर अगर हम CH3 रखते हैं, समझ गए ना, तो CH3 में अब आप देखो कि NH2 कहां पे अटैक करेगा, यहां पर, और H यहां जुड़ेगा। तो यहां इस तरह से आपने देखा कि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में भी कौन सा ज्यादा बन रहा है। तो सीधा सा ये ध्यान रखना है कि अगर -I, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, जैसे अभी आपने देखा OR है या OH है या और भी इस तरह के NH2 है, ठीक है, तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, देखो आप कि यहां पर पहले ऊपर देखो आप कि इस वाले में यहां क्लोरीन था, है ना, क्लोरीन की बीटा पोजीशन में, तो ये कौन सा होगा, सिने सब्स्टिट्यूशन यहां। ठीक है, और ये क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। कि अगर हमारे पास, ठीक है, +I इफेक्ट वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, तो वहां पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ये मेजर हो जाएगा और इसमें ये मेजर हो जाएगा। फिर से समझे, देखो पहले आपने ये लिया सब्स्टिट्यूएंट OR, प्रोटॉन निकल गया, एक कार्बेनाइन बेंजाइन बन गई। अब बेंजाइन में -I वाला ग्रुप है, तो ये माइनस ऊपर की तरफ खिसकेगा और NH2 यहां पर क्या करेगा, अटैक कर रहा है। ठीक है, और इस तरह से आपने देखा कि एक सिने सब्स्टिट्यूशन हुआ। और अगर मान लो आप CH3 जोड़ देते हैं तो उसका जो इफेक्ट दिख रहा है CH3 का, ये इस तरह से डालेगा इफेक्ट, जिसके कारण आप देख रहे हैं इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां पर रिंग में कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जाएगा हेलोएरिन में जिसका -I हो या प्लस, तो ध्यान रखें -I इफेक्ट का अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो सिने सब्स्टिट्यूशन मेजर कराना है। ओके, और अगर +I इफेक्ट है तो आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेजर कराना। तो यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके, अब हम आ जाते हैं बच्चों, एक इसमें बचा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोएरिन। ओके, कि इसमें आते हैं हम हेलोएरिन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बेंजीन रिंग का जो H है एरोमेटिक रिंग में डायरेक्ट जो जुड़ा हुआ है वो हटता है H प्लस के फॉर्म में और उसकी जगह पर क्या आता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो में होगा, मेटा में होगा या पैरा में, ये डिपेंड करता है कि उसमें पहले से कौन सा ग्रुप जुड़ा है। तो आप जानते हैं कि जो हैलाइड होता है बच्चों, हैलाइड ग्रुप, ठीक है, सो पैरा ऑर्थो डायरेक्शनल इफेक्ट। समझ गए बच्चों, ये क्या शो करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थो पैरा
एक्टिवेटिंग ग्रुप। समझ गया बच्चों कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट तो प्रोड्यूस करता है, अराइज करता है, लेकिन हम जानते हैं कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। मींस ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट जो है बढ़ाते हैं विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन। कि बेंजीन में होने वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक प्योर बेंजीन में कोई सब्स्टिट्यूएंट ना हो और फिर बेंजीन रिंग में कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो, तो हम देखते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वाले बेंजीन में ज्यादा तेजी से सब्स्टिट्यूशन होता है। बट हेलो एरीन्स में ऐसा नहीं है। हेलो एरीन्स में होगा तो सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा में ही, लेकिन इसका जो रेट होगा वो बेंजीन में होने वाले सब्स्टिट्यूशन से कहीं कम होता है। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि जो हैलाइड है काफी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनका इंडक्टिव इफेक्ट इनके रेजोनेंस इफेक्ट से कहीं ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। बिकॉज ठीक है, इंडक्टिव हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टिव माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हैलोजन मोर dominant than resonance effect। समझ गए बच्चों? रेजोनेंस इफेक्ट, और मतलब इनमें जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज्यादा इफेक्टिव है देन रेजोनेंस। इसीलिए ये therefore they decrease electron density in benzene ring। समझ गए ना? ओवरऑल बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कम करते हैं। फिर भी अगर इनमें कोई डायरेक्टिंग इफेक्ट आता है तो इनमें जो भी प्रोडक्ट बनेगा, अब देखोगे ये कहां पर होगा इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बच्चों, ऑर्थो और पैरा में। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि पैरा, बट अब हम ये आते हैं कि हेलो, ठीक है, हेलो एरीन्स गिव्स substitution at ortho and para position, but para product major product because minus I effect not affected at para position। समझ गए ना कि जो माइनस आई इफेक्ट है वो कहां पर इफेक्टिव नहीं होता बच्चों, पैरा पोजीशन, इसीलिए वहां पर ज्यादा अच्छे से सब्स्टिट्यूशन होगा। तो हम पहले इसकी रिएक्शंस देख लें। देखो यह सपोज हमारे पास क्लोरीन, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। अगर हम इसमें क्लोरीनेशन कराएं AlCl3 की प्रेजेंस में तो HCl रिमूव होगा और डाइक्लोरो एक तो ये बनेगा और एक हमारा बन जाएगा यहाँ Cl और यहाँ, तो यहाँ पर ये मेजर होगा बच्चों। क्या होगा? मेजर। डाइक्लोरो और पैरा डाइक्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरो, इसी तरह से बने दो प्रोडक्ट, तो ये मेजर है और यहाँ पर ये माइनर है। अगर हम HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो भी नाइट्रेशन हो जाएगा, यहाँ Cl और एक यहाँ NO2। ठीक इसी तरह से यहाँ पर H2O रिमूव हो जाएगा, यहाँ Cl और यहाँ NO2, तो इसमें भी ये क्या होता है बच्चों, मेजर होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन कराते हैं, कौन सी, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ, तो सल्फोनिक एसिड बन जाएगा कि यहाँ पर Cl SO3H प्लस यहाँ पर Cl और यहाँ पर SO3H। एक और ले लें कि अगर हम फ्रीडल क्रॉफ्ट कराते हैं RX और AlCl3 तो फ्रीडल क्रॉफ्ट भी होगी, मीन्स यहाँ पर Cl यहाँ R, ठीक है, यहाँ पर Cl यहाँ पर अब R आ जाएगा इस तरह से।
ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन होता है हेलो एरीन में, और ये सब सब्स्टिट्यूशन कहाँ हो रहा है? बेंजीनिंग में, ऑर्थो और पैरा। अब आते हैं कि मैकेनिज्म देखो बच्चों, कि मैकेनिज्म अगर हम देखें कि ये है हमारे पास हैलाइड, और हम जानते हैं कि ये जब इसका माइनस आई इफेक्ट भी है, लेकिन फिर भी ये इस तरह से कॉन्जुगेशन कर सकता है। उतना इफेक्टिव तो नहीं करता जितना होना चाहिए, लेकिन करता है। तो यहां पर इस तरह से ये है। अब यहां देखो बच्चों, माइनस आई इफेक्ट भी काम करता है, लेकिन अगर हम पैरा की बात करें तो पैरा में क्या होगा? एक तो सिमेट्रिकल नेचर हो गया, दूसरा होता है कि यहां तक इंडक्टिव इफेक्ट एब्सेंट रहता है। तो यहां पर क्या है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और यही रीजन है कि यहां पर ये क्या करेगा? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण अब यहां पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, या यहां पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो इस तरह से कुल मिला के यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ये है Cl, ठीक है, ये इस तरह से, और ये है Cl। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप आके जुड़ा हुआ है ऐसे। ठीक इसी तरह से इसमें आ जाए, ठीक है, तो यहां डबल बॉन्ड नेचर अभी है, तो यहां पर इस तरह से, या हम x लेके चल रहे हैं तो हम x ही रख दें यहां पर, ठीक है। यहां पर मैंने x लिया है तो x ही ले लेता हूं मैं यहां पे, तो यहां x रहेगा, यहां x रहेगा, इसमें यहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो एक तो यहां स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है, यहां पर क्या रहता है बच्चों? स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, जबकि यहां पर ना तो स्टेरिक हिंड्रेंस है और ना ही माइनस आई इफेक्ट है। बस इसके बाद ये बॉन्ड पूरा हो जाएगा, ऐसे यहां पर हो जाएगा, और हमारे पास इस तरह से क्या निकल आएगा? यहां रहा हैलोजन, यहां आ गया इलेक्ट्रोफाइल, रिंग पूरी हो गई। ठीक इसी तरह से यहां पर हैलोजन, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल, और ये रिंग पूरी हो गई, प्लस यहाँ HCl और प्लस AlCl3। तो यहाँ पर जो AlCl4 माइनस लिया गया है, लिया नहीं, AlCl3 था, वहां से जब क्लोरीन हटता है, एक क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तब ये AlCl4 माइनस भी बनता है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों? मेजर। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें मेजर क्यों बना है पैरा, क्योंकि एक तो इंडक्टिव फैक्ट नहीं है और स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। ऑर्थो केवल तभी प्रीडोमिनेंट होते हैं बच्चों जब ऑर्थो पोजीशन में जो कोई ग्रुप है और जो इलेक्ट्रोफाइल है उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन आ जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, डाइपोल अट्रैक्शन आ जाए, इस तरह से, तो ऑर्थो होता है। जैसे फिनॉल में आप देखोगे ऑर्थो नाइट्रो ज्यादा बनता है, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड ज्यादा बनता है, सैलिसिक एसिड ज्यादा बनता है, सल्फ्यूरिक सल्फोनेशन कराएं तो सल्फ्योनेशन भी वहां पे ज्यादा होता है ऑर्थो में। तो रीजन है उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वहां पर कोई अट्रैक्शन नहीं है, वहां पर हमेशा ध्यान रखें पैरा ही क्या बनाना है आपको? मेजर प्रोडक्ट। तो यहां तक हो गए। अब दो तीन रिएक्शन देखो बच्चों, एक होती है वुड्स फिटिक रिएक्शन और एक होती है फिटिक रिएक्शन, ये बता दूं मैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। वुड्स रिएक्शन कहां मिलती है आपने देखा होगा, ठीक है, एल्काइल हैलाइड की सोडियम से रिएक्शन होती है। तो यहां पर C6H5Cl ले लें, 2Na, और सपोज यहां है Cl और CH3, है ना, यहां पर ईथर लेके, तो यहां से ये रिएक्शन करता है और क्या बन जाएगा? C6H5CH3, टॉलुइन बन गया ये। और अगर हम R ग्रुप रख दें, यहां पर C6H5 अगर कोई R बनता है, यहां पर अगर आप R ले रहे हैं तो ये एल्काइल बेंजीन बन जाएगा इस तरह से। तो इसमें पॉसिबिलिटी फिर कई प्रोडक्ट्स बनने की होती है बच्चों। अगर ये दो लिए गए हैं तो प्योर तो नहीं बनेगा 100%, इसमें पॉसिबल प्रोडक्ट ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं कि C5 ये हो जाएगा कि यहां पर एक प्रोडक्ट तो ऐसा भी पॉसिबल है C6H5 और एक प्रोडक्ट पॉसिबल है CH3 भी। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसमें आपको दो प्रकार के आप हेलो
एल्केन और सॉरी ये ले रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स, तो हेलो जो फिनाइल क्लोराइड ये एक दूसरे से कॉलिजन कर सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड कर सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी रिएक्शन होती है बच्चों, वो है फिटिक रिएक्शन। ठीक है, फिटिक रिएक्शन में आप देखोगे कि इसमें हेलो एरीन ही लिया जाएगा, C6H5X प्लस 2Na प्लस X C6H5। तो इस तरह से यहाँ से ये रिमूव होगा। ईथर की प्रेजेंस में ड्राई ईथर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम लिया गया है, किसी प्रकार का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो सोडियम उसी से रिएक्शन कर लेगा, और ये जो बनेगा इसे बोलेंगे डाईफिनाइल। समझ गए बच्चों, ये क्या बन गया, डाईफिनाइल कंपाउंड। इस तरह से ये है फिटिक रिएक्शन। एक उलेमान रिएक्शन होती है, समझ गए बच्चों, ये कौन सी रिएक्शन है, उलेमान रिएक्शन। इसमें कॉपर से रिएक्शन है, मतलब यहां पर 6C6H5I प्लस 2Cu प्लस IC6H5। ठीक है, इसको हीट कर दिया जाए तो यहां से ये रिमूव होगा। बस ये है कि सोडियम की जगह यहां पर कॉपर यूज किया गया है, तो C6H5C6 प्लस Cu2I2, ये क्या बन जाएगा, Cu2I2। तो ये बन गया डाईफिनाइल। समझ गए ना, इस तरह से। तो ये उलमान रिएक्शन होती है। ठीक इसी तरह से रिएक्शन विद Mg, तो आप जानते हैं इसमें अगर हम C6H5Br ले लें प्लस Mg ले लें तो बनेगा C6H5MgBr। ये क्या बन गया बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस तरह से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इस तरह से ये बनती है, रिएक्शन होती है। फिर है रिएक्शन विद क्लोरल। किससे रिएक्शन कराएं हम, रिएक्शन विद क्लोरल। तो आप देखोगे इसमें DDT फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, DDT फॉर्मेशन। देखो कैसे, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन है तो CCl3 CH डबल बॉन्ड O, ये है बच्चों क्लोरल या ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। ये क्या है, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। 2 मोल क्लोरोबेंजीन लिया जाता है यहाँ पे इस तरह से। तो यहां से ये H2O रिमूव होगा ऐसे। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होता है, यहाँ मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ये थोड़ा बड़ा है और इसका नेम भी हमें देना है। तो ये प्रेजेंस होती है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ओके, कौन सा, कॉन्सेंट्रेट। तो आप देखोगे कि यहाँ पर बनेगा CCl3 CH, यहाँ Cl, यहाँ Cl। ठीक है, देखो एक तो नेम है इसका डाई, ठीक है, क्लोरो डाईफिनाइल, ठीक है, और ट्राई क्लोरो इथेन, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। ये तो है सिंपल नेम DDT का। और एसिस का IUPAC नेम है कि 2,2, ठीक है, बिस, क्या 2,2 बिस पैरा क्लोरोफिनाइल, पैरा क्लोरोफिनाइल, फिर 1,1,1, ये है ट्राई क्लोरो इथेन। समझ गए बच्चों, ये इसका IUPAC नेम है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये है पैरा क्लोरोफिनाइल 2 बार, तो इसमें बिस इसीलिए लग गया क्योंकि पैरा क्लोरो लगा हुआ है, और 1,1 पोजीशन में 3 क्लोरो है, टोटल कार्बन चेन हमें 2 की दिख रही है, तो इथेन हो गया। ओके, यहां बता दूं कि इट इज, ठीक है, सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट इनसॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल
in water. Okay, effective, it is effective against the mosquito, ठीक है, लाइस मतलब जूं जो होती है, एक्सेट्रा, ठीक है। और इसी के कारण ये आप देखा होगा पेस्टिसाइड की तरह यूज भी होता है एग्रीकल्चर में, ठीक है। लेकिन इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है बच्चों, ठीक है। व्हाट इट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी ड्यू टू solubility, ठीक है, इट्स solubility इन फैट। तो ये हमारी बॉडी में एक फैट क्या करता है, डिसॉल्व हो जाता है और वहां पर ये स्टोर्ड हो जाता है, स्टोर्ड, ठीक है। और इसीलिए क्या है, हमारे फैटी टिश्यू में जो है ज़्यादा सॉल्युबल होता है, मतलब फैट में, या हम ये कहें कि फैटी टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, इनमें ये स्टोर होता है और क्रिएट अराइजेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स। समझ गए बच्चों, इसीलिए इसका यूज जो है अब बैन कर दिया गया है। लगभग 1973 के बाद से इसका यूज जो है टोटली क्या कर दिया गया है, अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, एक पहली बात तो ये है, और सुन हमारे फैटी टिश्यू में ये डिसॉल्व होकर वहाँ स्टोर हो जाता है और इसलिए दिक्कत करता है। फिर एक और लिख बता दूं मैं, BHC, समझ गए बच्चों, इसी को बोलते हैं 6 ये है लिंडेन, ठीक है, या इसी को बोलते हैं गिमेक्सन, ठीक है। इस पे भी पूछ लेता है ये किस तरह बनता है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये है बेंजीन, ठीक है, और इसमें Cl2 की रिएक्शन होती है सनलाइट में, या फिर हीट कर दिया जाए तो इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा जिसमें यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ, तो ये इट ऑब्टेन्ड 8 आइसोमेरिक फॉर्म, ठीक है, इन विच गामा आइसोमर इज कॉल्ड गिमेक्सन। समझ गए बच्चों, और यही सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, ये भी पॉइजनस होता है, ठीक है। और ये जो 8 आइसोमर्स है ना, यही केवल क्लोरीन और हाइड्रोजन की पोजीशन के कारण अलग अलग दिखते हैं। और ये भी वही है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, पॉइजनस होता है, पॉइजनस देन DDT, and effective against mosquito, lice और अदर, ठीक है, इस तरह के जो है टेट्रापोडा, या हम कहें कि ऑर्थ्रोपोड्स, इन तरह से ये इफेक्टिव होता है। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये था हमारा, इसमें जो मैटर बचा हुआ था हेलोएरिन में वो बता दिया मैंने। थोड़ा सा फ्रियोन्स के बारे में बता देता हूँ बच्चों, ठीक है, ये आता रहता है फ्रियोन्स, ठीक है, इनको बोला जाता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन कंपाउंड्स। फ्रियोन्स जो होते हैं और इनका जो नेम होता है वो है फ्रियोन्स, यहां बता दूं XYZ। देखो यहां पर X क्या होता है, X है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1, Y जो है ये है नंबर ऑफ हाइड्रोजन
एटम्स प्लस 1 और जेड है नंबर ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, एटम्स। अब जैसे देखो मैं बताता हूं, जैसे लिखा है CFCl3, तो हम इसे क्या बोलेंगे, फ्रीऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम -1, तो ये तो हो गया, कुछ भी नहीं बचा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1, तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक ही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रीऑन 1 1, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 तो एक हो जाएगा ना, हाइड्रोजन नहीं है तो एक तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और जेड में फ्लोरीन, तो फ्रीऑन 1 1। यहां देखोगे x 0 है, y हमने 1 रख दिया और z 1। ठीक इसी तरह से CF2Cl2 है, तो इसे क्या बोला जाएगा, देखो फ्रीऑन 1 2, क्यों, क्योंकि x 0 है, y 1 है और z कितना हो गया बच्चों, 2। ठीक इसी तरह से लिखा है C2FCl5, तो ये हो जाएगा फ्रीऑन, ठीक है, 1 1 1, यहाँ x1 y1 और z भी कितना हो गया, 1। ठीक इसी तरह से एक और ले लें C2F4Cl2, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीऑन, ठीक है, 1 1 4, x1 y1 और z कितना हो गया, 4। तो इस तरह से इनके नेम होते हैं फ्रीऑन्स के। अगर इनकी प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन में इसमें यूज होती है स्वार्ट रिएक्शन। क्या यूज होती है बच्चों, स्वार्ट रिएक्शन। कैसे, जैसे ये है 3CCl4 प्लस 2SbF5, यहाँ पर यूज होता है SbCl3, ठीक है, तो बनता है 2CCl2F2 प्लस 2SbCl3। ठीक इसी तरह से ये है CCl4 प्लस 2HF, ठीक है, यहाँ पर SbF5, तब बनता है CCl2F2 प्लस 2HCl। तो इस तरह से यहाँ पर ये बन गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, मैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बता दूं कि ये क्या है, तो दे आर एक्सट्रीमली, ठीक है, स्टेबल। पहली बात तो ये है कि स्टेबल होते हैं, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, ठीक है, नॉन कोरोसिव एंड इजीली लिक्विफिएबल। समझ गए बच्चों, ये लिक्विफिएबल होते हैं और इसीलिए तो सबसे ज्यादा इनका जो है रेफ्रिजरेशन में यूज होता है, बहुत जल्दी ये लिक्विफाइड हो जाते हैं। जो इसमें सबसे ज्यादा कार्बन फ्रीऑन 1, जो ये है 1 2, फ्रीऑन 1 2 मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन फ्रीऑन, ठीक है, एंड यूज्ड फॉर, ठीक है, रेफ्रिजरेशन। किस में यूज होता है, रेफ्रिजरेशन एंड एरोसो प्रोपिलेंट। समझ गए ना, प्रोपिलेंट में भी यूज होता है ये। तो रेफ्रिजरेशन में तो आप जानते हैं कि ये किसके लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए यूज होता है। बट इसका जो डिफेक्ट है वो क्या है, ठीक है, तो इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है बच्चों, इफेक्ट ऑन एटमॉस्फेयर, कि ये सब कुछ अच्छी प्रॉपर्टी रख रहा है। सॉल्यू देखो, हाईली स्टेबल है, अनरिएक्टिव है, नॉन कोरोसिव है, जल्दी लिक्विफाइड होता है, तो ये सबसे ज्यादा हम देखते हैं रेफ्रिजरेशन में यूज होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा इफेक्ट भी है बच्चों हार्मफुल, और वो है, ठीक है, कि इन स्ट्रेटोस्फेयर फ्रीऑन जो होते हैं, फ्रीऑन इज एबल टू इनिशिएट रेडिकल चेन
reaction that can upset the natural ozone balance due to ozone layer डिप्लीशन। समझ गए बच्चों कि ये जितने अच्छे यूजफुल हैं उतने ही ज्यादा हार्मफुल भी हैं। ये स्ट्रेटोस्फेयर्स में जाके और वहां एक फ्री रेडिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारा ओजोन का जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है और उसे बोला गया है ओजोन लेयर डिप्लीशन। देखो कैसे, ये है CF2Cl2, जैसे ही लाइट पड़ती है, ठीक है, तो ये बनता है CF2Cl, एक फ्री रेडिकल एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो सबसे हार्मफुल जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में है, यही क्लोरीन ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। और O3 प्लस, ठीक है, Cl रेडिकल ये बनाता है OCl फ्री रेडिकल और प्लस O2, और इस तरह से O2 यहाँ पर डिस्प्लीट हो गया और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फिर ओजोन से रिएक्शन करेगा और इस तरह से 2O2 और प्लस फ्री रेडिकल अगेन रीजनरेट हो गया। ठीक है, और इस तरह से आप देखोगे कि एक CFC लाखों O2 को O3 को किस में कन्वर्ट कर देता है, O2 में। और यही पूरी प्रोसेस जो है यही है क्या बच्चों, ओजोन लेयर डिप्लीशन। समझ गए ना। और इसी के कारण हमारे ओजोन लेयर में होल होते जा रहे हैं, तो ये इसका हार्मफुल इफेक्ट है। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे हार्मफुल कौन है फ्रेओन में, तो वो है क्लोरीन। कहां सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं, रेफ्रिजरेशन। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बता दूं मैं जो जाते रहते हैं इसमें, जैसे टेफ्लॉन है जो होता है CF2 डबल बॉन्ड, CF2 से बनता है इस तरह से CF2 CF2, ये है, तो ये है हमारा टेफ्लॉन जो बहुत ही थर्मली स्टेबल है और आप देखते हैं इंसुलेशन में यूज होता है ये। एक तो ये है, एक हो जाता है वेस्ट्रॉन, ठीक है, ये होता है CHCl2 CHCl2, ठीक है, यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर रेजिन। समझ गए ना बच्चों, रेजिन है, ऑयल है, फैट है, इनके लिए एक अच्छा। इसी तरह से एक होता है वेस्ट्रोसॉल। समझ गए बच्चों, ये है वेस्ट्रोसॉल जो होता है CHCl डबल बॉन्ड CCl2, ये भी इसी तरह से यूज होता है। ठीक है, एंटीपायरीन, या पायरीन का है बल्कि पायरीन, पायरीन जो होती है, ठीक है, पायरीन जो है बच्चों ये क्या कहलाता है, पायरीन CCl4। समझ गए ना, जो क्या है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका यूज जो होता है पायरीन का, ये कहां पर होता है सबसे ज्यादा, फायर एक्सटिंग्विशिंग में। तो यहाँ पर एक तो ये अच्छे से याद कर लेना है, काफी काम का है। ठीक है बच्चों, ये है। इसके अलावा यूज्ड ये कहाँ होता है, यूज्ड, ठीक है, इन फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें, ठीक है, एंड इन मेडिसिन एज helminthicyde फॉर एलिमिनेशन। ये किसका एलिमिनेशन करता है, एलिमिनेशन ऑफ हुकवॉर्म। समझ गए बच्चों, जो पेट के कीड़े होते हैं उनको हटाने में इसका यूज होता है। ये है। बाकी क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, और उसकी प्रिपरेशन है वो अलग ही चीज हो जाती है, उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे कभी। तो इस तरह से मैंने आपको ये हैलोएरिन्स के बारे में कंप्लीट बता दिया। समझ गए बच्चों, तो ये था हमारा जो एक टॉपिक इम्पोर्टेंट था, उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया। बाकी आप हैलोएरिन्स अच्छे से देखें और भी जो कुछ बचा हो तो इस तरह से हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। ओके, तो फिर नेक्स्ट में मिलेंगे हम, उसमें देखेंगे कोई बढ़िया सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों।